वेलकम टू जूरिस क्रैक के इंडियन एविडेंस एक्ट में आप सबका वार्म वेलकम है। आज हम लोग डील कर रहे हैं कन्फेशन। पिछले 2 लेक्चर सीरीज में हमने कन्फेशन, स्टेटमेंट, एडमिशन ये सब डील किया। उसी के कंटिन्यूएंस में पार्ट 3 में आज हम लोग सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट के 28 और 29 डील करेंगे। सेक्शन 24 और 30 के बीच एविडेंस एक्ट में कन्फेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडमिशन जो है वो 17 से लेके आपको 17 में क्या एडमिशन का डिफिनेशन, 18, 19, 20 में 18 में कौन से लोग एडमिशन दे सकते हैं, 19, 20 क्या सर्कमस्टांसेस है, और ये आपको 20 to 33। तो हम लोग का आज का टॉपिक है सेक्शन 24, कन्फेशन काउज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। मतलब अगर कन्फेशन इज इक्वल नॉट इक्वल टू ITP। अब ये क्यों है इररिलेवेंट, इसके लिए समझिए कि एक एक्सीडेंट हुआ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल इमेज है। अब ये ड्राइवर है जो बेसिकली नेग्लिजेंट था, जिसने जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई किसी पे। इसने किसी और बंदा को यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठा दिया। अब बोला, तुम्हें इन प्रॉमिस किया कि तुम्हारा सैलरी अभी 10,000 है, 10K है, मैं तुम्हें 100K दूंगा अगर ये तुम कन्फेस कर लो। क्या कन्फेस कर लो कि ड्राइविंग तुम्हारे नेग्लिजेंट से हुआ, तुम जेल चले जाओ, तुम ये कन्फेस कर लो। कन्फेस दैट यू हैव वाज ड्राइविंग द कार। तो क्या ऐसा कन्फेशन कभी वॉलंटरी था? तो ये आप पिछले लेक्चर सीरीज में हमने ये चीज़ बहुत देखा कि जो भी कन्फेशन को रिकॉर्ड होना है, वो भी जुडिशियल कन्फेशन को, उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ होना है। और मजिस्ट्रेट को देखना क्या है कि एविडेंस एक्ट और CRPC के जो भी कंडीशन दिए गए हैं, क्या उससे कंप्लाई हो रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंप्लाई हुआ है तो देन इट विल बिकम द कन्फेशन, अदरवाइज वो कन्फेशन नहीं रह जाएगा। अगर सेक्शन 164 281 CRPC का कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, अगर सेक्शन 24 to 30 के बीच ऑफ एविडेंस एक्ट का नहीं हुआ कंप्लाई, तो क्या वो कन्फेशन रह पाएगा? नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई क्या करना अपने आप को, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई ये करना है कि जो कन्फ्यूशन हो रहा है उसके सामने वो वॉलेंट्री हो रहा है। किसी प्रकार का उसमें प्रॉमिस नहीं है, किसी प्रकार का थ्रेट उस बंदे को नहीं दिया गया है कि तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे घर वाले को मार दिया जाएगा, या तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया, तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया जाएगा, या तुम्हें प्रॉमिस किया जाता है कि तुम्हारे सैलरी को इंक्रीज़ कर देंगे हम। जो भी तुम्हारे पास आज की डेट में अगर तुम्हारी 10,000 की सैलरी है तो हमें 1 लाख की सैलरी देंगे जब तक तुम जेल में रहोगे। तो इस चीज़ से बचाना है, क्योंकि एक कन्फेशन अगर वो ड्यूली कंप्लाइड है तो उसका वैल्यू इतना होता है कि बस उसी पे कन्फेशन इतना मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना कंक्लूसिव है कि बस इसी पे आपका कन्विक्शन हो जाएगा, है ना। इसी पे अगर जुडिशियल कन्फेशन सही ढंग से रिकॉर्ड कर लिया गया है, कंप्लाई करके सारे सेक्शंस का, कंडीशंस का, देन वो इतना कम वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसी बेसिस पे क्या हो सकता है, कन्विक्शन होता है। तो कोर्ट को क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है कि वो है। Scope of Section 24. Although the substantive law of confession has been laid down in Section 24 to 30, it is a positive rule of criminal law that no confession is admissible unless it is voluntary, है ना। हम लोग क्या बार बार देख रहे हैं, ये वॉलेंट्रीनेस को सेटिस्फाई कर रहा है कोर्ट। कोर्ट में कौन है, मजिस्ट्रेट या जज। Section 24, 25 and 26 have described that circumstances, if these are not considered to be voluntary, these are not admissible. A confession is voluntary if it has not been obtained from accused either by threat, promise, inducement or promise. Okay, सेक्शन 24, 25 और 26 कैसे इस सर्कमस्टांसेस को बोल रहा है कि अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं तो वो वॉलेंट्री नेचर का नहीं है। वैसा कन्फेशन, वैसा कोई भी कन्फेशन नहीं रह पाएगा जिसमें एक्यूज को इधर थ्रीट के थ्रू, प्रॉमिस के थ्रू, इंड्यूसमेंट के थ्रू ये बरगलाया गया और उससे वो स्टेटमेंट लिया गया, तो वो कन्फेशन नहीं रहेगा। स्कोप ऑफ सेक्शन 24 में पढ़िए। प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 द कन्फेशन मेड बाय द एक्यूज इज irrelevant on the following ground. The confession is a result of ITP, that is inducement, threat or promise. The inducement, threat or promise has come from a person in authority. कहाँ से? मान लीजिए ये जेल है,
जिस जेल में कैदी अभी बंद है एक्यूज्ड और जेल सुपरिटेंडेंट ये प्रॉमिस करता है कि तुम कन्फेशन कर लो, मैं तुम्हें जेल में जब तक रहोगे बेस्ट इन क्लास सर्विस दिलवाऊंगा, मे बी बेस्ट इन क्लास सर्विस दिलवाऊंगा। ताकि कन्फेशन का तो तुम कन्विक्ट हो गए, लेकिन तुम इसी जेल में रहना और अच्छी जिंदगी जी। तो ये पर्सन इन ऑथोरिटी कौन था? जेल सुपरिटेंडेंट। द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस रिलेट टू चार्ज इन क्वेश्चन। अपने चार्जेस को, ये एक्यूज ही इसी केस में था ना, XYZ सेक्शन ऑफ आईपीसी में था एक्यूज। द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस होल्ड आउट सम वर्ल्डली बेनिफिट और एडवांटेज। वर्ल्डली बेनिफिट क्या है आपके लिए? अगर आपको ये उसने बोल दिया बेस्ट ऑफ सर्विस जेल में, तो ये आपके लिए क्या है? शरीर के आराम के लिए है कि नहीं? और एडवांटेज है। द सेक्शन 24 लेट्स डाउन द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ कन्फेशन विच इज नॉट वॉलेंट्री। अगर कोई वॉलेंट्री नहीं है कन्फेशन, देन उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। ये प्रिंसिपल था, इसका ये स्कोप है। A gentle treat, slightest inducement or a very little hope of advantage may tempt confession। एक इस तरह का डाउट भी अगर आ रहा है ना ट्रीट का, इस तरह का स्लाइटेस्ट इंड्यूसमेंट है और वेरी लिटिल होप, हाँ मैं कोशिश करूंगा तुमको बचाने का, दिस अ वेरी लिटिल होप विल आल्सो टेंट द कन्फेशन। क्योंकि कन्फेशन जिस पिलर, ये अगर कन्फेशन है बिल्डिंग है, इसका जो पिलर है, बाइंडिंग ब्लॉक है, पिलर जो है वो क्या है? वो है वॉलेंट्रीनेस, वॉलेंट्री। अगर ये कन्फेशन है तो इसी ने इसको सर पे उठा के रखा है। इट इज ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू जज द नेचर ऑफ कन्फेशन वेदर इट इज वॉलेंट्री और नॉट। जब भी कन्फेशन होता है, ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट या जज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। उनको सबसे पहले सेटिस्फाई करना अपने आप को, सेटिस्फाई कि ये जो कन्फेशन हो रहा है वो वॉलेंट्री है या नहीं। अगर वॉलेंट्री है देन उसे कन्फेशन माना जाएगा, अगर इनवॉलेंट्री है तो कन्फेशन कभी हो ही नहीं सकता। द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉन वॉलेंट्रीनेस मे बी सजेस्टेड बाय द कन्फेशन इटसेल्फ और बाय द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन और बाय एविडेंस एड्यूस्ड बाय द एक्यूज्ड पर्सन और बाय सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस व्हिच द कोर्ट इज ऑलवेज बाउंड टू टेक इनटू अकाउंट। अभी नॉन वॉलेंट्रीनेस का जो कैसे इसे हम समझेंगे, कैसे लेंगे? या तो खुद से बोला जाए कि मुझे कन्फेशन के लिए इंड्यूस किया जा रहा है, थ्रेट दिया जा रहा है, या मुझे प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर आप ये कर लो तो ये किया जाए। या तो अब आपको जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है उनसे लेना होगा। ये सारा कुछ, ये रोल ऑफ द जज यहाँ पे आता है, मजिस्ट्रेट who is sitting and who is recording the confession। उसे अपने एज ए रीजनेबल एंड प्रूडेंट मैन उसे खोजना है कि क्या क्या रीजन हो सकता है। इफ द सर्कमस्टांसेस क्रिएट अ प्रोबेबिलिटी इन द माइंड ऑफ कोर्ट दैट द कन्फेशन वाज इम्प्रॉपरली ऑब्टेन्ड, इट शुड बी रिजेक्टेड। मीन्स मैं बता रहा हूँ पूरे कन्फेशन का दारोमदार किस पे है? वॉलेंट्री नेचर पे है। इट इज ऑफन very often called that all confessions are not the basis of conviction। If a confession is involuntary, it is irrelevant। जब वो, अगर उसने वॉलेंट्रीनेस नहीं है तो वो कन्फेशन ही नहीं है। क्योंकि अगर हर कन्फेशन पे कन्विक्शन होने लगे, चाहे वो थ्रेट दे, प्रॉमिस दे, तो ये तो एंड्स ऑफ जस्टिस को तो हम नहीं ऐसे अचीव कर पाएंगे। जो सही, जिसको हमें, जिस एक्यूज्ड को जो नहीं वो केस किया है, जिसने नहीं किया है वो अपराध, उसको अपराधी बना के हम एंड्स ऑफ जस्टिस अचीव नहीं कर पाएंगे। अंडर सेक्शन 298 ऑफ CRPC इट इज वेल सेटल्ड दैट डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल फैक्ट्स टू विच एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस डिपेंड इन द प्रोविंस ऑफ द जज। Question relating to the admissibility of evidence are question of law and must be determined by the judge। Relating to admissibility of evidence, question of law must be determined। तो ये जज पे निर्भर करता है, वो उसे सिलेक्ट करना है उस कंडीशन को कि वो इसे वॉलेंट्री कंडीशन मांगता है, उसे इनवॉलेंट्री। इट इज देयर for the judge to decide whether an alleged confession was made voluntarily। A confession is therefore very important piece of evidence। If such a confession, अब सेक्शन 24 में तो हमने ये पढ़ लिया पूरा, इसमें किसी भी तरह का अगर ये ऐसा होगा
नहीं हो पाएगा। अब सेक्शन 28 उसी चीज को थोड़ा सा हल्का कर रहा है। 25, 26 इसके बाद पढ़ेंगे। Confession made after the removal of impression caused by ITP, that is inducement, threat or promise। अभी उस पर किसी तरह का इंड्यूसमेंट था, थ्रेट था या प्रॉमिस था। जैसे कि उस जेल सुपरिटेंडेंट को जिसने उसको बोला था कि तुम कन्फेशन कर लो और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें बेस्ट इन सर्विस दूंगा। अब इसका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको। तो ये क्या हुआ, रिमूवल हो गया किस चीज का, प्रॉमिस का। इफ सच अ कन्फेशन एज इज रिफर्ड इन सेक्शन 24 इज मेड आफ्टर द इंप्रेशन caused by any such inducement, threat or promise has in the opinion of the court been fully removed, it is irrelevant। क्योंकि जेल सुपरिटेंडेंट जो फर्स्ट केस में जेल सुपरिटेंडेंट जिसने वादा किया था, जिसने प्रॉमिस किया था, इफ यू मेक द कन्फेशन दैट यू हैव किल्ड ऑफ XYZ देन आई विल गिव यू द बेस्ट इन क्लास ऑफ द सर्विस इन द जेल। दिस वाज अ प्रॉमिस एंड ये प्रॉमिस की वजह से उसका क्या हो रहा था, कन्फेशन इनवॉलेंट्री हो रहा था। लेकिन जब जेल सुपरिटेंडेंट ने का ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्टिल द एक्यूज्ड वांट टू मेक अ कन्फेशन विथ हिज वॉलेंट्रीनेस। वो खुद से चाहता कि वो वॉलेंट्री जाके एक और कन्फेशन कॉन्फेस करे कि वो जो एक्यूज जिस चार्जेस में वो एक्यूज थे उसमें उसी ने कमिट किया है वो सारा कुछ ऑफेंस। तो इसे क्या कहेंगे, इसे रिलेवेंट हो जाएगा। इंप्रेशन प्रोड्यूस बाय प्रॉमिस रिमूव्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, या तो टाइम से रिमूव्ड हो गया, बाय इंटरवेनिंग काउंशन गिवन बाय सम पर्सन ऑफ सुपीरियर ऑथोरिटी to the person holding out the IT inducement, where a prisoner confessed some month after the promise and after the warning his confession was received। ये सारा कुछ जो हमने बताया। अब ये सेक्शन 29, confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc। इसका मतलब क्या है, ये कुछ एक्सेप्शन से केस हैं, जैसे कि सेक्शन 99 में क्या कहा जा रहा है, उन केसेस में रिलेवेंट नहीं, लेकिन नॉट बिकम इररिलेवेंट इस वजह से कि बिकॉज इट वाज मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी, कोई ऐसा प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी था, इस वजह से बस क्या हो जाएगा, वो कॉन्फेशन इररिलेवेंट नहीं रह पाए, ये रिलेवेंट बन जाएगा। बिकॉज इट वाज मेड अंडर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेप्शन और ही वाज ड्रंक, बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चन विच ही नीड नॉट हैव आंसर्ड, उसे जरूरत नहीं थी लेकिन तभी उसने आंसर दिया, तब ऐसे कन्फेशन को हम लोग रिलेवेंट मानेंगे। बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड that he was not bound to make such confession or it can be used against him, because अब उसने को वार्निंग नहीं दिया गया, स्टिल उसकी कन्फेशन को हम लोग क्या करेंगे, कन्फेशन को रिलेवेंट मानेंगे। इस वार्निंग को हम लोग कहते हैं मिरिंडा वार्निंग, जिसे यूएस केस लॉ मिरिंडा वर्सेस स्टेट या क्या था उससे ये ऑरिजिनेट होता है, जहाँ पे जो भी लोग कॉन्फेस करते हैं उन्हें बताया जाता है कि द स्टेटमेंट कैन गो अगेंस्ट यू। आप इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने ऑफेंस को एक्सेप्ट कर लिया आप कन्विक्ट हो जाओगे, अगर आप कन्विक्ट हो गए तो अब जेल में आपको सज़ा काटनी होगी। इसे कहते हैं मिरिंडा वार्निंग। अगर आपने मिरिंडा वार्निंग दिए बिना भी किसी का कन्फेशन हुआ है तो वो भी क्या हो सकता है, रिलेवेंट हो सकता है। सेक्शन 24, 28 और 29 में ये तीन चीज़ें थी। 24 ये बता रहा था, सेक्शन 24 ये बता रहा था कोई भी ऐसा कन्फेशन जो कि वॉलेंट्री नहीं होगा, वो ITP के थ्रू होगा, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के थ्रू, वो कन्फेशन ही नहीं रह पाएगा। ठीक है। सेकंड ने बताया, 28 ने बताया ये कि ऐसे कॉन्फेशन जिसमें से ITP को रिमूव कर दिया, उसे रिमूव कर दिया बाई लैप्स ऑफ टाइम, बाई सुपीरियर ऑथोरिटी, तो ऐसे कन्फेशन रिलेवेंट हो जाएगा। और 29 सिंपल है कि कुछ 4 केसेस हैं, 1 2 3 4, ये केसेस इसे इररिलेवेंट नहीं रिलेवेंट बना देते हैं। ये था, थैंक यू।